हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है लोकगीत। इसके राइटर हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो बच्चों, यह एक निबंध है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। तो ये निबंध है वो गद्य में आता है। लोकगीत हैं वो हर राज्य, हर प्रांत, सभी में अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से गाए जाते हैं। इन्हीं लोकगीत निबंध के माध्यम से भगवत शरण उपाध्याय ने क्या बताया है, यही हम देखते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। अब हम इस पाठ का लोकगीत निबंध का अध्ययन करते हैं कि इसमें भगवत शरण उपाध्याय जी क्या बता रहे हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। यानी जो लोकगीत हैं वो लोच, ताजगी, लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत है, उनसे भिन्न है। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। यानी लोकगीतों के लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गीत गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। यानी इसको मतलब इसकी रचना करने वाले हैं वो अधिकतर लोग गाँवों के ही हैं और स्त्रियों ने भी इनकी जो रचना है में विशेष भाग लिया है। यानी जो महिलाएं हैं वो भी अपने हिसाब से इन लोकगीतों की रचना करती हैं। ये लोकगीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी इन लोकगीतों को गाने के लिए जिन साधनों की हमें ज़रूरत होती है उसमें एक तो होता है ढोलक, दूसरा होता है झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये लोकगीत गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। है यानी नीचा मतलब कमज़ोर। यानी एक समय ऐसा था कि जो ये संगीत है, लोकगीत है, इसको शास्त्रीय संगीत के सामने है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती थी। यानी ये जो लोकगीत हैं इनकी अपेक्षा है वो होती थी, की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी, अर्थात उन्होंने देखा, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। यानी मतलब ऐसे कई प्रकार की जो विविध जो बोलियां हैं कि लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक यानी बहुत सारे जो संग्रह हैं अब तक हैं वो प्रकाशित भी हो चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही उत्सवी और सजीव है। यानी लोकगीत हैं, इसके कई सारे प्रकार हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं और इनका एक प्रकार तो बड़ी ही उत्सवी और सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। यानी जो उत्सवी और सजीव है वह आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव में मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। यानी मध्य प्रदेश में तो दक्कन और छोटा नागपुर में है वो गोंडखांड, और जो ओराव है वहाँ पे मुंडा, और जो भील है वहाँ पे संथाल आदि फैले हुए हैं। ये आदि मतलब आदिवासियों के संगीत हैं जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। यानी ये जो मतलब लोकगीत हैं इसमें एक साथ कई सारे लोग हैं वो इन गीतों को गाते हैं और एक साथ ही सब नाचते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। यानी ये लोकगीत हैं, इसको 20-20, 30-30 आदमी, औरतें एक साथ
मतलब जवाब के रूप में गाते हैं और एक साथ ही नाचते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं और जब वे लोकगीत गाते हैं तो मतलब जो दिशाएं हैं हमारी चारों ओर की वो गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं और जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहाँ भी मतलब अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। यानी जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले जो गीत हैं उसमें गढ़वाल, कन्नौर, कांगड़ा आदि ये अपने अपने मतलब अलग तरह के गीत हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी जो विधियां हैं मतलब अलग अलग तरह से गाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से ये गीत गाए जाते हैं। तो इसी वजह से अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। इनका जो नाम है वो अलग नाम ही पड़ गया है, जो नाम है वो है पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, यानी इनका संबंध है वो देहात की जनता से है और बड़ी ही मतलब जान होती है, यानी ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनमें चेता, कजरी, बारहमासा, शामन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। यानी इस प्रकार के लोकगीत हैं वो मतलब चेता में, कजरी में, बारहमासा, शामन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में इस तरह के गीत हैं वो गाए जाते हैं। बाउल और बथियाली बंगाल के लोकगीत हैं। यानी जो बंगाल के लोकगीत हैं उनमें एक तो है बाउल और दूसरा है बथियाली। और पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, यानी हीर रांझा का तो आपने नाम कई बार सुना होगा। सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। यानी राजस्थानी गीत जो ढोला मारूरा ये बहुत ही एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोकगीत है और इस पर जो नृत्य है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और हीर रांझा, यानी हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी जो गीत हैं ये पंजाब में गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी ये जो गीत होते हैं इसके जो रचनाकार होते हैं वो मतलब कल्पना को इतना महत्व नहीं देते हैं और जो गीतों के विषय में जो रोजमर्रा के बहते जीवन से ये लेते हैं जिससे वे सीधे मर्म को छू जाते हैं। यानी वो मतलब सीधे अपने मन को है वो छू लेने वाले होते हैं इस तरह के गीत। उनके राग भी साधारण पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। यानी उनकी जो राग है, जो स्वर है वो भी पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षक करते हैं। यानी जब इस तरह के गीत गाए जाते हैं तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो आकर्षित करने में मतलब कामयाब होते हैं। लोग आकर्षित होकर यानी मतलब लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो गीत हैं इस प्रकार के ये देहात में बहुत ही गाए जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी इस प्रकार के जो लोकगीत हैं वो ज़्यादा मतलब गांवों में और की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी गांवों की मतलब ये गीत हैं जो मतलब गांवों में गाए जाते हैं तो उसी हिसाब की मतलब इनकी बोली में ये गीत गाए जाते हैं। यानी गांव की बोली में ये गीत गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े हैं आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यानी जो लोकगीत हैं इसकी सफलता का कारण है कि एक तो इनकी जो भाषा है वह और दूसरी इन गीतों के आकर्षण हैं वो होते हैं मतलब ये इनकी जो भाषा है वो हम सरलता से समझ जाते हैं, इसलिए इसकी सफलता का ये कारण है। भोजपुरी के करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ।
गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। यानी विदेशिया का प्रचार हुआ, यानी 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ और गाने वाले के जो अनेक समूह हैं उन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, यानी इधर उधर घूमकर वो गाते हैं। उधर के जो ज़िले हैं, जो प्रांत हैं, विशेषकर बिहार में जो विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हुए, यानी जो बिहार है, जो प्रांत है बिहार, उसमें विदेशिया नाम का जो लोकगीत है उससे बढ़कर और कोई दूसरा लोकगीत वहाँ प्रचलित नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और उनके करुणा और विरह का रस बरसता है। यानी इस प्रकार के जो मतलब भोजपुरी है, जो बिहार प्रांत है, इसमें जो विदेशिया गीत गाया जाता है, जो लोकगीत गाया जाता है, उसमें एक तो रसिक प्रिया और प्रियाओं की बात है वो रहती है, और एक मतलब परदेसी प्रेमी की और उनसे करुणा और विरह का रस है वो, इस प्रकार के वो लोकगीत होते हैं। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं। यानी जो जातियाँ, जो लोग जंगलों में निवास करते हैं, उनके जो लोकगीत हैं वो दल गीत होते हैं। यानी वो भी मतलब एक साथ कई लोग हैं वो मिलकर इन गीतों को गाते हैं और एक साथ ही उन पर वो नाचते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। यानी जब वो एक साथ मतलब नाचते हैं, गाते हैं, तो जो दिशाएं हैं वो गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, लेकिन हमारे इलाकों में इस प्रकार के जो दलीय जो गायन हैं, जो लोकगीत हैं, उनका ह्रास हुआ है, अर्थात इतना प्रचलन नहीं हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। यानी एक प्रकार से जो लोकप्रिय जो गाने हैं वो आल्हा के हैं और ये हैं वो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं आल्हा गीत। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। यानी जो आल्हा के जो लोकप्रिय जो गाने हैं उनका प्रारंभ है वो चंदेल के राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। उन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। यानी ये जो लोकगीत हैं वो मतलब गाँवों गाँवों में ढोलक बजाते हुए गाए जाते हैं। इसी की समय पर उन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। यानी जो नट जाति के जो लोग हैं वो रस्सियाँ बांधकर उस पर खेल करते हुए ये गीत गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अंततः संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। यानी अंततः अपनी जो संख्या है वो अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकप्रिय हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। यानी इस प्रकार के जो गीत हैं वो ज़्यादातर स्त्रियां ही गाती हैं, महिलाएं गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है। यानी इन्हें मतलब मर्द लोग भी इनकी रचना करते हैं, इन्हें गाते हैं, पर इन गीतों का संबंध है वो विशेषतः स्त्रियों से ही है। लेकिन ज़्यादातर इन गीतों को महिलाओं द्वारा रचा जाता है, उन्हीं द्वारा गाया जाता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, यानी मिले जुले ही हैं। यानी इसी मतलब जो सभ्यता और संस्कृति के कारण हमारा भारत है वो और देशों से अलग है, क्योंकि संसार के जो अन्य देश हैं उनमें स्त्रियों और पुरुषों के दोनों के जो गीत होते हैं वो मिले जुले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में मर्दों और औरतों के
जो गीत हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। त्योहारों व नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त, गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। यानी हमारे भारत देश में मतलब त्यौहार में अलग गीत गाए जाते हैं त्योहारों पर, और जब हम नहाने जाते हैं तब अलग प्रकार का गीत गाया जाता है, विवाह के अवसर पर अलग प्रकार का गीत गाया जाता है, मटकोड़ पर और ज्योनार पर के अवसर पर अलग प्रकार का गीत गाया जाता है। इस प्रकार से मतलब अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के गीत हैं वो गाए जाते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। यानी इस प्रकार के गीत हैं वो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ये गीत बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। यानी ये इस प्रकार के जो गीत हैं वो आज से ही नहीं गाए जा रहे हैं, प्राचीन काल से ही महिलाएं हैं वो गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों का हवाला दिया है। यानी जो हमारे महाकवि जो कालिदास जी हैं उन्होंने भी अपने जो ग्रंथ हैं उनमें उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, शेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। यानी जो सोहर है, बानी है, सेहरा है आदि उनके गाने हैं। वो तो मतलब कुछ ही हैं, वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ भी नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। यानी हमारे भारत देश में ये एक मतलब विशेष बात है कि जो नारियां जो गीत गाती हैं वो अकेली नहीं गाती, दल बांधकर गाए जाते हैं, यानी समूह में गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यानी जो स्त्रियां हैं जो गीत गाती हैं वो मतलब एक साथ, एक दल के साथ यानी समूह के साथ और एक राग में एक साथ गाती है। अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। यानी इसका मेल है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले यानी अच्छे लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। यानी गाँवों और नगरों में भी अनेक मतलब जो गायिकाएँ हैं वो होती हैं जिन्हें विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर हम मतलब बुला लेते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, यानी आनंदित होकर समूह के रूप में जो गीत हैं वो गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। यानी होली के अवसर पर बरसात की कजरी यानी जो सावन का महीना आता है उसमें कजरी जो तीज है उसके अवसर पर भी मतलब वो अपने प्रकार के जो गीत हैं वो गाती है। इनकी तो जो है वो उनकी अपनी ही चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। यानी स्त्रियां हैं मतलब ढोलक के ऊपर अपने गीत गाती है, उनका साधन है वो ढोलक होता है और अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा यानी गरबा नृत्य है, वो एक बहुत ही शानदार नृत्य है जो प्रसिद्ध नृत्य है जिसे विशेष विधि में घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है। यानी इसके साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। यानी होली के त्यौहार के अवसर पर जो ब्रज है उसमें रसिया गीत है वो चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। यानी जो रसिया है इसको स्त्रियां हैं वो विशेष तौर पर गाती हैं। गाँवों के गीतों के वास्तव में ही अनंत प्रकार हैं। यानी जो गाँवों के गीत हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं।
यानी मतलब हर अवसर पर अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। यानी मतलब जीवन में इठला इठला कर जो लहराता है, भला वहाँ आनंद की कमी है, वो कैसे हो सकती है। उधाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं। यानी हमारा जो जीवन है, वहाँ के जो अनंत असंख्य गाने हैं, उनका प्रतीक है। यानी जो लोकगीत है, इस निबंध का हमने अच्छे से अध्ययन किया है और इसमें भगवत शरण उपाध्याय जी ने जो हमारी प्रांतें हैं, भारत देश में अलग अलग प्रांतें हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं और अलग अलग अवसरों पर अलग अलग गीत होते हैं। मतलब कई प्रांतों में जो पुरुष और स्त्रियां हैं, वो समूह के रूप में गाती हैं और नाचती है। इस प्रकार ये बहुत ही रोचक पाठ है और मतलब हम इस पाठ को पढ़ते हुए पूरे भारत का जैसे हमने भ्रमण कर लिया हो। अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।